शायद आपको भी इल्म होगी, कादियानी जो है ना, आम कादियानी, उसको कादियानियत का कुछ पता नहीं है, और उनमें से बहुत सारे लोग इज्जतदार भी हैं और ईमानदार भी हैं, जो मतलब आम ईमानदारी की जो बात, वो बस एक पैदा कादियानियत में हुए, वो इसलिए कादियानी है। और दूसरी अफसोस की बात यह है कि वो आपकी बात सुनने पर इसलिए तैयार नहीं होते कि उन्हें कहा गया है कि अगर तुम मिर्ज़े के खिलाफ बात सुनोगे तो तुम पर अजाब नाजल होगा। और उसकी मैं आपको मिसाल बताऊं, आप हंसेंगे इस बात पर। जी जी अगर कोई कादियानी कादियानियत छोड़ दे ना, जी जी और बताकर छोड़े, तो अब जब वो जा रहा है इनके टेंपल से, रास्ते में उसका साइकिल था, वो गलती से पंचर हो गया, हाँ जी जनाब उस पर पूरा खुतबा होगा, खुदा ताला की लानत देखो, उसने कादियानियत छोड़ी, अभी 10 गज नहीं गया था तो साइकिल पंचर हो गया। डॉक्टर साहब वो मिर्ज़ा मसरूर का ये मैंने सुना है कहीं पे, मैंने इनके बहुत बड़ा गुजरा है, मेरी नज़र से एक यूट्यूब पे वीडियो गुजरी है, तो उसमें वो बता रहा था, आई थिंक जिक्र कर रहा था कि वो मिर्ज़े की वो मौत का कोई इस तरह का था, तो जिक्र का कर रहा था। डॉक्टर साहब मिर्ज़े का मौजज़ा नहीं सुना कि हजूर जब बाहर से आए तो गार्ड ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो आपने पूछा क्यों नहीं खोला? I know. हजूर रिमोट काम नहीं कर रहा, आपने रिमोट हाथ में पकड़ा, बटन दबाया और रिमोट चल पड़ा। रिमोट चल पड़ा, गेट खुल गया, गेट खुल गया। डॉक्टर साहब इसको ये हुजूर इनके लिए दुआ क्यों नहीं करते कि ये पाकिस्तान में जाएं और जाके मिर्जे का कोई नारा ही लगा लें? नहीं, एक मिनट मैं आपको अर्ज करूं, मिर्ज़ा ताहिर जो था ना, एक तो मैंने उसको 1-2 साल देखा भी, उसकी ज़िंदगी के आखिरी 3 साल जो थे ना, मुबाले के साल से थोड़ा अरसा पहले और उसकी मौत तक मैंने उसको देखा। जी जी उसने जनाब, आप यहाँ इंटरनेट पर हैं, उसके यूट्यूब पर बहुत उसके खुतबे हैं, मैं कहता हूँ वो चीख चीख मर गया। और वो पता क्या कहता था, वो जी 1882 में इधर आया, हुकूमत पाकिस्तान ने पीछे से उसको जूते मारे और कहा कि दौड़ जा यहाँ से, वापस ना आई। तो वो यहाँ पर आकर इतनी उसने बददुआएं दी पाकिस्तानियों को, और वो पता क्या कहता था, कहता था मैंने यहाँ पर अपना घर नहीं बनाना, मैंने वापस जनाब नगर जाना है। अच्छा। और उसने पूरी जिंदगी, एक फ्लैट है 16 ग्रेसन हॉल रोड, उसका एड्रेस है, SW18 है। अच्छा। और वहाँ पर एक इनकी टेंपल है, उसका नाम फजल मॉस्क है, उसके सामने एक हॉल है जो ज़फ़रुल्लाह चौधरी ने बनवाया था, उसका नाम महमूद हॉल है, उसके ऊपर 3 बेडरूम का एक फ्लैट है, उसमें रहता था। और हुआ ये कि लेट 90s में इन्होंने उसके वो भी उन्होंने 4 घर खरीद के कन्वर्ट किए हुए थे, ये बता दूं आपको। जी जी। तो उसके सामने के 3 घर इन्होंने खरीद लिए, ग्रेसन हॉल रोड पर टेंपल के सामने। और उन्होंने मिर्ज़ा ताहिर से कहा कि देखो हुजूर जी, ये मतलब तुम फ्लैट में रहते हो, लोग आते हैं मिलने, तो वो कहते हैं यार, क्लेम तो करता है मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी, उसने खुतबा दिया था कि मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी हूँ, कहता है मेरी जायदाद तुम आके गिन लो, तुम तो कुछ नहीं हो मेरे मुकाबले में। और उन्होंने उसको उसके बाद ये 3 घर खरीदे, उन्होंने कहा कि इजाजत दें कि तीनों का एक घर बना के आपका महल तामीर करें यहाँ पर। अच्छा। तो मिर्ज़ा ताहिर कहने खबरदार, उसको उन्होंने कहा कि 43 नंबर गेट के बिल्कुल सामने था, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, ये निकलें इस फ्लैट से, ये 3 बेडरूम का जो आप रहते हैं, ये सामने जो है ना घर, इसको हम रिफर्बिश करते हैं। और उन्होंने किया रिफर्बिश। मिर्ज़ा ताहिर ने वहां भी शिफ्ट होने से इनकार कर दिया, कहता है कि मैंने कसम खाई हुई है कि मैंने वापस जनाब नगर जाना। सही। तो ये इनकी हालत थी। अगर आप समझते हैं ना, इन्होंने कभी दुआ नहीं की, या मैं कहता हूँ जितनी बददुआएं मिर्ज़ा ताहिर ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को दी हैं, शायद ही इंसान की हिस्ट्री में किसी इंसान ने किसी को इतनी बददुआएं दी हो। ऐसे ही है सर जी, वो इनका वो एक हो गया हुआ है ना, बुगज हो गया हुआ है कि पाकिस्तान को। आपको एक नई वीडियो सुनाऊं, थोड़ी सी? हाँ सुनाए। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है, पहले उससे पहले। हाँ जी बताएं। जी साहब, मैं वीडियो सुनाना।
नहीं मेरा एक सवाल ले ला फिर वीडियो सुना लें प्लीज। सवाल करन दो ना उन्होंने। करें। डॉक्टर साहब ये 3 बेडरूम का अपार्टमेंट था जिसमें ये मिर्जा ताहिर रहता है और साथ वाले ये कह रहा है मुझे रशिया में न्यूक्लियर बम बन रहा है, उसको पता है, उसको साथ वाले कमरे में जो लुकमान कंजर खाना कर रहा था हाँ, सही बात है। वो जो है ना लुकमान कंजर, वो इसी फ्लैट में रहता था, इसके साथ ही एक कमरा उसको दिया हुआ था। साथ वाले कमरे में जना हो रहा था इसकी नवासी से दिन रात। इसको मतलब हवाई खबरें पता लग जाती है, इन्हें पता लग गया कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान ते नहीं पहुंचे, नेड़े तेड़े ही होने हैं, ये कहता होता था वो। ते नहीं इन्हें पता लगा कि निदान असर नर की हो रहा है। डॉक्टर साहब इसका कोई बेटा है अभी मौजूद ना। लुकमान का? नहीं लुकमान का बेटा है या मिर्जा ताहिर का बेटा? नहीं लुकमान का। लुकमान के 2 बेटे हैं, एक उस्मान है जो निदा से बड़ा है और एक सलमान है जो निदा से छोटा है। जी सलमान लुकमान, आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। हाँ 2 लड़के, उस्मान और मेरी उम्र तकरीबन बराबर है। जी ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा ये डॉक्टर साहब सुने जरा, नई वीडियो आई है। ये देखें जी, मिर्ज़ाइयों की तबलीग। ये मिर्ज़े के बारे में क्या, किसी ने मिर्ज़े के बारे में पूछा तो ये आगे मुरब्बी जो है वो उसकी तशरीह कर रहा है मिर्ज़े के बारे में। ये ले जी जाहिल इंसान हजरत मिर्जा साहब को अल्लाह ताला ने नॉर्मल इंसानों की तरह टट्टे लगाए हुए थे। टट्टे जो हैं ये सबसे भारी चीज़ है ना, सबसे काबिल कदर चीज़ है। तो जिसको टट्टे लगाए हैं उसको टट्टियाँ लग गई हैं, तो इसमें दान निकालने वाली कौन सी बात है? ये अपने अंदर की गलाजत, अपने अंदर का आईना दिखा रहे हो। जिससे टट्टे लगी हैं उसी टट्टियाँ भी लग सकती हैं। ये इंसान है, तो ये तो नहीं है कि फरिश्ता है। इंसान के लिए बीमारी मुकद्दर है, इंसान के लिए जो है वो बशरी कमजोरियां भी उसके साथ लगी हुई हैं। बेशक खुदा ताला के नबी भी हों। ये अगर ये मैं सुनाऊंगा तो ये मसले की तबलीग की कुत्ते के बच्चे हालत देखें। ये अच्छे भले नो कमेंट्स लाइव वाचिंग। डॉक्टर साहब एक और, दिस इज नॉट न्यू आइडिया। अच्छा जी ये वाली, और डॉक्टर साहब वो वाली सुनी है वो मिर्ज़ा ताहिर की? कौन सी? मुझे कहता है कि दुनिया में पहला इंसान अफ्रीका में पैदा हुआ और वो औरत थी। मतलब एड्डे देखो मिर्दे मुर्तद की भी तो सुने। कहता है मैं तुआम पैदा हुआ और उसी तरह तुआम पैदा हुआ जैसे आदम अलैहिस्सलाम तुआम पैदा हुए। तो नहीं, आदम अलैहिस्सलाम जुड़वा पैदा ही नहीं हुए जी, बात ही गलत है। और ना ही दुनिया का पहला इंसान औरत थी, ये बात भी गलत है। ये जाहिलों मतलब मर्ज़ियत में जहालत। यार मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ, ये आपको कहेंगे जी हमारे यहाँ बड़े पढ़े देखा नहीं प्रोफेसर अब्दुल। पहली बात तो है कि उसका काम इस काबिल नहीं था नोबेल इनाम दिया जाए, जो तुसी लोगों के पांव चूम कर उसको भी तीसरा हिस्सा मिला। प्राइमरी नहीं, तीसरे नंबर पर उसको तीसरा हिस्सा दिया गया, क्योंकि वो उसकी वजह थी इनके पॉलिटिकल लिंक जो जासूसी करते हैं दूसरों के लिए, उसके इनाम के तौर पर। दूसरी बात यह है कि इनमें जहालत इतनी है, चंद लोग गिने चुने लोग पढ़े लिखे हैं, उनमें 90% कादियानी लड़के जो है ना, आप मेरा यकीन माने 90% से ज्यादा लड़के 10वीं फेल हैं इनके। कुछ लोग हैं जो 10% या 5% हैं, 1% इनमें से शायद ऐसे हैं कि जो काफ़ी हैं, मतलब इनमें डॉक्टर भी हैं, ये नहीं कि नहीं है, इंजीनियर भी हैं, आईटी के भी लोग हैं, पीएचडीज भी हैं, लेकिन बहुत गिने चुने लोग। अमेरिका में मैं आपको बता देता हूँ कि हालांकि अमेरिका में पीएचडी करना काफ़ी आसान किस्म का काम है, हर कोई कर लेता है अगर उसका दिल चाहे तो। उसके बावजूद इनके जो अमेरिकन पीएचडीज हैं वो 10 से कम हैं। आपको ये मैं बात बता दूं, उनमें एक इनका मुरब्बी भी होता था। असल में उसने भी, वो जब पीएचडी कर रहा था उसने मुझे एक दिन कहा
कहता है यार मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, पर लेकिन किस बात पर? कादियानियत पर तो तू कर नहीं सकता। कहता है नहीं 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 जी, मैं फलां सब्जेक्ट पर कर रहा हूँ। और तो कर ली होगी उसने, क्योंकि बड़े अरसे की बात है ये उससे हुई। डॉक्टर हैं इनमें जिन्होंने रेजिडेंसी की हुई है, लेकिन वो 150 से भी कम है। मैं आपको ये बात साफ बता देता हूँ। लेकिन क्योंकि अमेरिका में सारे डॉक्टर काफ़ी अमीर होते हैं, अगर क्योंकि इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम है, तो वहाँ पर आपकी साल की आमदनी डॉक्टर की $1 मिलियन से तो आराम से बढ़ जाती है। अगर वो बहुत ज़्यादा काम करे तो इससे भी कहीं ज़्यादा, अगर अच्छा स्पेशलिस्ट हो, उसकी डिमांड हो, बहुत पैसा कमाता है वहाँ पर। लेकिन 150 से कम है इनके। अगर ये 150 के भी मुझे पूरे गिनकर दिखा दें तो मैं इन्हें मान जाऊँ। हालांकि इनकी डॉक्टर्स की उधर एक एसोसिएशन है और उसकी कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें कभी भी 50 का नंबर पूरा नहीं हुआ। तो मैं इसको बहुत लंबा मार्जिन दे रहा हूँ। इनके खानदानों में एक बड़ा शदीद किस्म का मसला ये है कि इनके खानदान, जब मुझे ये बात पता लगी मैंने इसे कंफर्म किया। कहते हैं जी हमारी लड़कियां ज्यादा पढ़ी हुई हैं, वो BA MA कर लेती हैं, प्रोफेशनल लड़कियां कम हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, जो जैसे मेडिसिन में किया है, इंजीनियरिंग में किया, लॉ में कुछ लड़के यहाँ हैं इनकी, लेकिन इतने नहीं है, प्रोफेशनल बहुत कम है। तो वो कहते हैं कि हमारी लड़की ने BA MA किया हुआ है, हमें 10वीं फेल लड़का मिलता है और दूसरा यहाँ के मिलता भी नहीं। और इनके जो पढ़े लिखे लड़के हैं ना, वो असल में कादियानी लड़की से शादी नहीं करना चाहते। ये भी मैं आपको बड़ी बात बताऊं। इनका एक इन्होंने महकमा डेवलप किया हुआ है, अगर किसी का आपको नहीं पता ना, तो उसका नाम है रिश्ता नाता का डिपार्टमेंट है, उसका नाम ही रिश्ता नाता है। उसका एक सेक्रेटरी रिश्ता नाता होता है। तो एक दफ़ा मैं गया उसके पास, उसने मुझे कहा तुम अपने प्रोफाइल दो। मैंने कहा भाई साहब मुझे शादी वादी नहीं करनी है, मैं तो अभी पढ़ता हूँ। तो उसने कहा कोई नहीं, जब भी करनी होगी तुम अपना नाम तो लिखाओ। मैंने कहा रहने दो। तो मैंने कहा ये कि कहाँ पर नाम लिखते हो? तो उसने एक रजिस्टर मेरी तरफ आगे कर दिया। कहता है वहाँ पर जी बड़ी तस्वीरें लगी हुई लड़कियों की, लड़कों की। तो मैंने कहा ये तुम सबको बताते हो? कहते हैं हाँ जी, हम जो आप जैसा हो तो उसको तो रजिस्टर दिखा देते हैं, और जिसको नहीं जानते उसको हम चुनकर दे देते हैं कौन को। तो मैंने उससे एक बड़ी अजीब बात पूछी। मैंने कहा तुमने ये तो लिखा होगा ना पढ़े लिखे कौन है और कम पढ़? कहते हैं हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक पता। उसने एक और रजिस्टर निकाला, उस पर लिखा हुआ था PhD कितने हैं, MA किन्होंने किया है, MSc कितने हैं, और फिर BA कितने हैं, मैट्रिक कितने हैं, और फिर उसमें एक खाना था मैट्रिक फेल कितने हैं। उससे नीचे नहीं था लिखा हुआ। जनाब उनमें उन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके मुताबिक 5 लोगों ने PhD किया हुआ था जो उसके रिश्ते नातों के रजिस्टर में थे। उनमें 18 डॉक्टर थे, और ये भी नहीं जरूरी कि उनकी शादी ना हुई हो, जिनकी हुई भी हो वो भी लिख लेते। उनमें 21 लोग ऐसे थे जिनके पास मास्टर डिग्री थी, बहुत आर्ट्स में और साइंस में। मैट्रिक फेल जो थे 791 लोग थे। 791 मैट्रिक फेल थे। आप मुझे बताएं, मिर्जे का इल्हाम है कि वो एक जी वाहियात सा इल्हाम है मिर्जे का कि तेरे जो मानने वाले होंगे वो इल्म मार्फत में बहुत बड़े हो जाएंगे, इस किस्म का उसका इल्हाम है। तो मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा कि सेक्रेटरी साहब बात सुने। और सेक्रेटरी जो था ना वो पता खासा, वो भी ठीक ठाक आदमी था, मतलब पढ़ा लिखा ही था। मैंने कहा आप तो पढ़े लिखे हैं, ये इल्मो मार्फत कहाँ पर है इस रजिस्टर में? कहता है छड्डो परा जी, हुण जड़ा सच है ताड़े सामने है ते छड्ड दो इनू। है तो ये हालत है इसकी। झूठ पर हर चीज में झूठ है कादियानियत। पैसा डॉक्टर साहब, पैसा इनको जो इनके मुंह में सुअर लगा हुआ है पैसे का और लजनात। हाँ पैसा पैसा। ठीक है, ये एक खानदान की अय्याशी के लिए इतने हजार लोगों का पेट काटते हैं खुदा के नाम पर, जिस पर इनका ईमान ही नहीं है। ये सब मुल्हिद है। मैं कहता हूँ मिर्जा खानदान और इल्हाद एक ही चीज के दो नाम है। यस। मसला डॉक्टर साहब सबसे बड़ा ये है कि इनका यकीन दिला दिया जाता है कि आपको जन्नत मिलेगी। अब देखो एक आदमी है जिसका $100 मिलियन का बिजनेस है, अगर वो $6 मिलियन
वो देता है, मतलब चंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो अपनी उसका रेवेन्यू का देता है, वो कितना पैसा देता है, इनके पास पैसा है और ये पैसे से लोग खरीदते हैं। आप डॉक्टर- मुझे नहीं काका भाई, मुझे वो आदमी बताएं जिसके पास $100 मिलियन हैं और वो कादियानी है। सर बहुत पैसा है इनके पास। किसके पास, मतलब उसका नाम लें आप। अच्छा, ये नीचे कमेंट्स बहुत आया प्यारा कि डॉक्टर अफजल साहब का कमेंट है सर, मैट्रिक फेल भी तो क्वालिफिकेशन है। हाँ न, बड़ी जबरदस्त क्वालिफिकेशन है जी। 90% कादियानियों की क्वालिफिकेशन यही है कि वो मिर्जे के इल्हाम के मुताबिक कि इल्म मार्फत में बहुत आला होंगे। ये जी इल्म मार्फत इनका मैट्रिक फेल है। आगे बात करें। ये अफसल साहब हैं हमारे, बहुत अच्छे। अफसल साहब आए ना, ऊपर आके बात करें। आप तो सर आप कादियानियों को तारा आप ही का जिक्र करेंगे तो अफजल साहब ऊपर आएंगे ना। नहीं नहीं, अफजल साहब को लें ऊपर लें। माशाल्लाह अफजल साहब तो सर वो हमारे मेरे बड़े मैंने 2-3 दफा कोशिश की है, प्राइवेट आइडिया शायद साहब भी उठा सकते हैं। आकाश भाई साहब सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं। मैं थੱਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਆਓ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਨੀ। हाँ बाबर साहब सानू आके दसो किन्ने मैट्रिक फेल ने ते किन्ने ताड़े बड़े इल्म मार्फत सर से मैं कमाल बाबर वाले साहब के ये अभी 5 मिनट में बाबर साहब पे ही काम कर रहा था। बाबर साहब आप आ जाओ उत्ते, नहीं तो मैं इत्थे सारा कोई टंग छड़ना ਤੁਹਾਡਾ। आ जाओ उत्ते। हाँ, आए आए बाबर साहब, हम आपको कुछ नहीं कहते। बदतमीजी सिर्फ कादियानी करते हैं, झूठ भी वही हाँ, बोलते मैं हैं। तन कह रहा मैं आजकल तो ਤੁਹਾਡੇ पगड़ी बांध के भी कादियानी बैठे हुए हैं। 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਾਲ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਟੰਗ ਛੜਨਾ ਜੇ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡਾ। मैं चुक रहे हैं, कोई नहीं कुछ आ रहे भाई, मैं उनकी तरह सीडी भी लाई है मैं ते। नहीं ये कादियानी हमसे, शाहिद साहब आपने कभी किसी कादियानी से बदतमीजी की है? शायद भाई ने ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ- ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਖੋਰ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ target ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ 10 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਆਇਆ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਓ। ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੇ। मैं तो सुहेल ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ आजकल तो कादियानी को भी जबरदस्ती बुलाना पड़ता है। हाँ जी वो पैसे इन्ना इल्म मार्फत है कि उत्ते नहीं आंदे किते डिग ना पाए इल्म मार्फत। ਆਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਜਾ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ। ਆਜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਹੇਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 18 ਦਫਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਲਈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਥਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਲਾਂਤਾ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਸਾਤ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੜਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਟੰਗ ਲੈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੈਰਤ ਆਏ। 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कादियानी नीचे बैठ के पता क्या सुनते हैं हमसे? इनको पता है कि हम सच बोलते हैं, तो ये जो मिर्जे का सच जो इनको नहीं पता वही सुनने आते हैं हमसे। हाँ नहीं उनको पता है, बल्कि इनकी देखें सोशल मीडिया ने कादियानियत की मैं कहता हूँ तबाही फेर दी है। आप यकीन करें कि आजकल सोशल मीडिया पर जो आप काम कर रहे हैं, ये आप डोर टू डोर जाके तबलीग करते इस्लाम की, तब भी नहीं हो सकता था। आपकी रीच जो है ना, मैं आपको बताऊं, अभी लंदन में आपको पता है ना, लंदन में मेयर का इलेक्शन हुआ और मैनचेस्टर में भी हुआ, पता है ना? जी। अब वो कंपेन करने आए नहीं आए, उन्होंने खबरों में बताया जी सोशल मीडिया पर बड़ी कंपेन हो रही है, उससे ज्यादा हो नहीं सकती। ठीक है ना? तो उसी सोशल मीडिया की ग्राउंड पर उन्होंने इलेक्शन करवा दिए, ना कोई किसी के, वरना तो डोर टू डोर कंपेन होती थी, 6-6 महीने साल कंपेन चलती थी। तो अब वो सारा साल सोशल मीडिया पर होते हैं, जितने भी पॉलिटिकल हैं, जो पॉलिटिकल रीच के लोग हैं, वो सब वहीं काम करते हैं। तो सोशल मीडिया पर देखें
मैं पहले नहीं आता था, मतलब मुझे 1-2 साल हुए हैं, 2.5 साल शायद हुए हैं। उससे कोविड से पहले तो मैं कभी सोशल मीडिया पर था ही नहीं। एक मेरा प्रोफाइल था, वो एक दूसरे सोशल प्रोफेशनल वेबसाइट है उस पर था। लेकिन जब मुझे पता लगा कोविड के दिनों में कि ये बड़े स्वाब की काम है, और मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा, आप मेरे YouTube चैनल पर जाएं, लोगों ने अपना नाम और तस्वीरें लगाकर मुझे बताया हुआ है कितने कितने लोग हैं जी। मुझे बताकर, मेरे हाथ पर कलमा पढ़कर 500 से ज़ायद लोगों ने इस्लाम कबूल किया है पिछले 1.5-2 साल में। और एक फैमिली ने अभी पिछले हफ्ते पूरी 6 घंटे मुझसे बात की है, और वो ये पूछ रहे हैं मुझसे कि मिर्ज़ा कादियानी जो है वो कहाँ कहाँ पर धोखा उसने हमें दिया है। और मुझे उन्होंने कहा कि क्या ख्याल है हम कलमा पढ़ें। मैंने कहा आप कलमा तो पढ़ लें, कलमा पढ़ना तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे कहने लगे हम तो हैं ही मुसलमान। तो उनके वालिदैन ज़रा बूढ़े हैं और वो अटके हुए हैं कि ये बात हमें समझ बाज नहीं आती। तो मैंने उन्हें कहा कि आप 1 हफ्ता देखें, और ये 4थी मरतबा महीने में मेरी उनसे बात हुई है। मैं तो उनको ये कहता हूँ कि यार आप मीडिया पर आएँ, वो पता नहीं क्या बात है, कादियानी बहुत डरता है सोशल मीडिया पर आने से। उनको ये भी खतरा है कि उनकी आवाज़ वो पहचान लेंगे, और क्योंकि उसकी वजह वो ये बयान करते हैं, और मैं इस वजह को जानता हूँ कि वो इनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर देते हैं जो अलल ऐलान हो जाए ना, जैसे भट्ट साहब हुए, बाबर भट्ट साहब हुए, चौधरी सगीर साहब हुए। ये बड़े हौसले वाले लोग हैं। जो आम कादियानी है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ होता ये है कि उसके रिश्ते टूट जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं, माँ बहन का और बहन भाइयों का रिश्ता टूट जाता है, और एक ऐसा डिस्कॉर्ड होता है कि मैं आपको बताऊं, आप कैसा महसूस करेंगे कि आप मुसलमान हो जाएं और आपके जो ख़ानदान में बहन भाइयों में शादी हो रही हो, आप शादी पर जाएं तो आपको पता वो ऐसे देखेंगे कि जैसे आप एलियन हैं। अपने सके भाई को वो ऐसे देखेंगे कि ये कौन सी मखलूक है, आपसे बात तक नहीं करेंगे। तो इसलिए वो मीडिया पर नहीं आते, और अक्सरियत जो है खामोशी से, हाँ जब उनका पूरा ख़ानदान कादियानियत छोड़ देता है तो फिर वो बड़े थोड़ा सा हो जाते हैं कि ठीक है हम जो करना है हमारा कर लो। तो इस तरह से अक्सर कादियानी जो हैं वो खामोशी के साथ इनसे अलग हो जाते हैं। और जिस ख़ानदान से आजकल मेरी बात हो रही है, उन्होंने पिछले 3 साल से 1 पैसा चंदा नहीं दिया कादियानियत को। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इनको बिल्कुल चंदा देना छोड़ दिया है, हर बात छोड़ दी है। और इनका जो मैं आपको बताता हूँ, आप जो काम सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, कादियानियत चाहती है कि सोशल मीडिया काश आया ही ना होता। डॉक्टर साहब, आपको मैं एक और बात बताऊं कि एक लड़के ने जो इस्लाम कबूल किया था मेरी ब्रॉड पे, तो जब मैंने उसका इंटरव्यू किया ना, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने कादियानियत क्यों छोड़ी। कहता है शायद साहब मैं पक्का कट्टर कादियानी था, ठीक है। मैंने कादियानी इसलिए छोड़ी कि हमारे बरादरी का एक बंदा फौत हो गया था, उसको दफनाने के लिए 3 दिन तक उसकी लाश उसने वसीयत की होगी ना जी, रिलीज की, उसके कुछ बकाया जात थे, हाँ। ठीक है। कहता है उसके बाद तो मैंने बोला फिर आपने किसी ऑफिशियल मसजिद जाके तो कलमा पढ़ा, और कहता है मैंने बस इनको हैरमत कह दिया, अब मैं ना चंदा देता हूँ, मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तो फिर मैंने मुफ्ती जाहिर साहब को बुलाया और कलमा पढ़ा, और उसकी वाइफ भी वो थी तो उसने भी कलमा पढ़ा। उसकी आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन तो मैंने पूछा कि आपकी बीवी ने, कहती है उसको, कहता है उसने भी कलमा पढ़ा। तो अगर आप ये इनसे पूछेंगे कि जनाब ये बात सच है, नहीं जी हम इसको मानते, तो कुत्ते के बच्चे तुम्हारी वो जो बगैरती की वजह से लोग मुसलमान हो रहे हैं। हाँ नहीं, बात आपकी ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं कादियान, ये मतलब एक तो कब्रों का कारोबार करना, ये लानत है। वो आए जे बाबर साहब कोई नहीं, बाबर साहब थले चेक करो, थले बैठे थे बैठे ने सर, बैठे ने जिस टाइम ते ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ना जी, बाबर साहब ने बुलाओ जरा, थोड़ी बाबर गुफ्तगू साहब होए।
आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ऊपर आ जाएं प्लीज, समझा करें आज ऊपर। हमारा हम आपको शायद एक गाली भी नहीं देंगे। गाली तो दूर की बात है, हम बड़ी इज्जत से बात करेंगे, आप आए तो सही। जी आए ऊपर। आ जाए शाह साहब। ये डरते किस बात से हैं कादियानी? हम इन्हें कुछ कहते हैं? हम आपने तो कभी कुछ नहीं कहा किसी कादियानी को। और डॉक्टर साहब वो ना थले मूंगफली पड़ी थी, कोक की बोतल रखी है, तो प्रोग्राम एंजॉय करते हैं। नहीं वो कोक दी बोतल नहीं जो विस्की है, बाद विस्कियां डार्क भी होंगी है। डॉक्टर साहब देखें अपना केस किसके पास लेके गए हैं, जिसको सिख नहीं ऑन करते। What the fuck? नहीं मुझे तो पता नहीं था, मैं तो हैरान रह गया, मुझे तो खामोश सा मैं हो गया। मैंने कहा यार बातें चौधरी ज़फरुल्लाह को इतना जानता है, उसके बारे में बात नहीं करता। सामने लिखा है, चलो विकिपीडिया में 2000 लिखा है, और बाद डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल है वहाँ तो 20,000 है, तो उसको भी नहीं मानता। और फिर इसको जो भी बात कहें ये कादियानियों वाला जवाब देता है। तो मुझे तो भाई ये लगता है ये उन लोगों में से है जो कादियानी हैं, लेकिन इन्होंने सिखों का रूप देकर सिखों में छोड़े हुए हैं। क्योंकि इस आदमी के बारे में ये भी पता लगा कि इसने इस बात पर अजाइलम ली थी कि इसको इंडिया में कोई कुछ कहता था। अब तो ये इंडिया नहीं जा सकता ना, इंडिया की हुकूमत बड़ी सख्त है। अगर आप हिंदुस्तान की हुकूमत को ब्लेम करके अजाइलम दे, इंडिया एयरपोर्ट से आप दाखिल नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब दूसरा वो ना, जिस तरह आज ये इसके पास गए हैं, बहुत ही बड़े ये एनजीओ है ना, ये एनजीओ यूनाइटेड नेशन का चीफ है ये गोत्रा, पता है आपको? कौन सी एनजीओ का? एनजीओ ऑफ क्या उसको कहते हैं, उम्मीद। बुलशिट एनजीओ का होगा, वरना तो यूनाइटेड नेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग ट्रम्प के पास जा चुके हैं, मोदी के पास जा चुके हैं, एरन शरोन के पास जा चुके हैं। अब एक ही बंदा रह गया है, बाबा राम रहीमो ने आखना है, और मेरे को किथे आके मेरे से अपनी हरकतां तुहाडे मिर्दे हारदियां ने, दफा हो जाओ। अच्छा बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं? राम रहीम वो जो अच्छा हाँ वो बाबा किताबों वाला। हाँ किताबों वाला। मैंने वीडियो भी देखी हुई है डॉक्टर साहब। हाँ वो पागल है। उसकी गोल बाजार के करीब किताबों की दुकान सुना होती थी। तो वो मतलब ऐसे बहुत सारे कादियानी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि कादियानियत एक ऐसा जराइम पेशा ग्रोह की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आप बताएं क्या होती है? कि आप उनसे गद्दारी नहीं करेंगे। उसका नाम कादियानियों ने इखलास रखा हुआ है। इखलास की दुनियावी शक्ल है कि आप कितना पैसा और वक़्त उनको देते हैं। अगर आप अपना पैसा, उन्हें पता हो ना कि जितनी भी आमदनी है उसका बड़ा हिस्सा ये आराम से हमें देता है, और हमारे खिलाफ कभी इसने बात नहीं की, जो कहते हैं वो मान लेता है। मिर्दा कह रहा है कि जनाब मैं बांदर, मेरा परदादा सी, ते मान लेंदा है कि बांदर ही एदा परदादा सी, कोई सवाल नहीं करता। तो उसको 1-2 साल जब ऐसा आदमी देखते हैं तो उसको जाके कहते हैं कि आप सदर बन जाए ना हल्के के, तो वो फिर सदर बन जाता है। तो फिर वो देखते हैं कि सदर बना के ये ठीक रहा है। अगर वो 4-5 साल सदर का काम बगैर अकल के करता रहे इनके मुताबिक, तो फिर उनको कहते हैं आए ना जी आपको हम मरकज़ में भी ओहदा देंगे। तो वो इस किस्म के लोग, और वो उसको बेईमान होना बहुत ज़रूरी है। अगर ईमानदार आदमी वो कुछ नहीं कर सकता जो कादियानी करवाते हैं, ये पक्की बात मैं आपको बता दूं। अच्छा डॉक्टर साहब, सुबह जो लाइव हुई थी, तो मैं तो बस यही समझता हूँ कि जब मर्दई गोत्रे के पास जाएंगे ना, तो उस पर मैं एक शेर कहूँगा कि एक बगैरत गया दूसरे बगैरत के पास। नहीं, गोत्रे की बड़ी शिकायतें हैं जी, जैसा मुझे लग रहा था। तो बाद में मैंने इसको गूगल भी किया और देखा भी। तो ये बंदा जो है ये, हाँ मुझे 1 मिनट दें, शायद कोई आया है। जी 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 जी। लांसियों का है जी ये गोत्रा। ये जो आदमी है, ये गोत्रा जो है शायद भाई, ये जो है ये हिंदुत्व का है, और क्या नाम है इसका, मोदी और योगी वालों में से है, और ये रॉ का एजेंट है। हाँ तो मैं आपको गारंटी करता हूँ इस चीज। जी जी है पूरा। वो कहते हैं ना कि उस तरह नहीं, लेकिन रॉ का 3rd क्लास का 3rd लेवल का वो है।
جی اس نے خود کو یہ نہیں کہ سمجھا ہوا ہے، یہ وہ والوں میں سے ہے جس کو ہائر نہیں کیا گیا ہے لیکن اس نے خود کو بنایا ہوا ہے ایجنٹ۔ کچھ نہ کچھ خان صاحب ہو رہی ہے، ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے۔ ہاں صاحب ٹکر پانی کیونکہ لب جانے نا۔ کیونکہ شاہ صاحب میں گلاں تو جڑا نا ساڈوں اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایک چھٹی حص دیتی ہے نا، جی سر جیڑا بھی میرے ملک دے خلاف پھونکے گا یا میرے مذہب دے خلاف پھونکے گا نا تو او دا اپنے آپ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ ہے کون۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعی آپ کی، میں اس بات پہ کرتا ہوں، آپ سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ میرا شوق تھا جب میں پاکستان میں تھا، کیونکہ ہماری فیملی میں تھے کچھ بندے، تو وہ پھر نہیں ہو سکا، تو لیکن میرا ابھی بھی یہ شوق ہے کہ میں یہ چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا، اور یہ وہ، کیونکہ ہم نے بچپن میں دیکھا ہوا نا سارا کچھ، تو اس لیے۔ اور یہ کافی زیادہ ہمارے اپنے لڑکوں میں اور پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن ابھی ہمارے کچھ پڑھے لکھے جو ہے نا آئی ٹی سے ریلیٹڈ بھائی، وہ ہی آ رہے ابھی میدان میں آ رہے ہیں۔ یار آپ شاید میری اس بات پہ یقین نہ کریں، جی جی یہ میرے خیال میں 92 یا 91 کی یہ بات ہے۔ جی جی ہم لوگ اس وقت یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو نا یہ چکلالے میں تھا، چکلالہ بیس، آپ نے شاید نام سن، چکلالہ جی اسکیم چکلالہ 3 میں اس کے سارے وہ رہتے تھے، فلائی اسٹیورڈ وغیرہ اور ایئر ہوسٹس وغیرہ۔ جی تو کیا تھا کہ ہم لوگ یہ نواز شریف آئی تھنک اس وقت پرائم منسٹر تھا، 92 کی یہ بات ہے، جی 92 میں اس وہی۔ نے آنا تھا تو راستے پہ جو نا پولیس لگی ہوئی تھی صاحب، جی جی تو اس وقت پیرا کر رکھتے تھے نا راستے پہ، تھوڑا تھوڑا دور پہ ایک ایک پولیس والا کھڑا ہاں کرتے تھے، راستہ بالکل بلاک ایسے کرتے تھے۔ تو ہم لوگ لڑکے جو نا کچھ لڑکے راستہ کنارے ایک چھاپڑی بنی ہوئی تھی ہوٹل جو ہوتا ہے، اس پہ ہم لوگ چائے پی رہے تھے، تو ایک لیڈی کو میں نے دیکھا ہے، اس لیڈی کا حلیہ مجھے مشکوک لگا ہے، اچھا تو میں نے اس کو بٹھا کر جو نا وہ ایسے بظاہر پاگل بنی ہوئی تھی، میں نے اس کو بٹھا کر چائے وغیرہ کا پوچھا اور اس سے باتیں شاتیں کرنے لگا۔ جب میں نے باتیں کی ہیں تو اس کے منہ سے ہندی کے کچھ ورڈز نکلے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس نے پوری وہ کوشش کر رہی تھی کہ ہماری لینگویج بولے، لیکن اس کے منہ سے جو نا وہ ہندی کے کچھ ورڈز نکلے ہیں، ایک دو۔ تو میں نے پولیس والوں کو بلا کر میں نے کہا اس کو پکڑیں، یہ جو نا کوئی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ تو ایک سادہ کپڑوں میں بھکاری ٹائپ کا ایک آدمی تھا اس وقت، ٹھیک ہے، ہاں سمجھ آ گئی۔ جی بولے سمجھ بولے گئے نا۔ جی بولے بولے۔ تو پولیس والوں نے اس کو اٹھا کر لے کے گئے ہیں، تو اس کے پیچھے وہ بھکاری بھی چلا گیا وہاں سے، جی جی وہ کہاں گیا میں نہیں جانتا، لیکن بعد میں دوسرا روز یہ نیوز پیپر میں خبر آئی تھی کہ وہاں سے جو نا ایک انڈیا کی جاسوس پکڑی گئی۔ جی جی ایسے ہی ہے۔ آپ یقین کریں شاہراہ اللہ دستور، پاک کی ذات ہے کچھ جی کہ جی یہ کیا اس نے کوئی معجزہ کرایا یا ایک کیا وہ کیا۔ بھی ہے نا، اپنے ملک کے لیے وہ ایک جذبہ بھی ہے، اس میں ہم ہر وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی ایسا ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچائے، یہ کوشش ہوتی ہے، ہر پاکستانی کی کوشش ہونی چاہیے، اگر وہ ملک میں ہے، ملک سے باہر ہے، جس چیز سے اس کی کنٹری کو کوئی تھوڑا بہت نقصان پہنچ رہا ہے یا وہ پہنچا سکتا ہے، یو ہیو ٹو انفارم۔ تو یہ آپ شاہراہ دستور سے اور یہ G7 اور یہ مرکز بلو ایریا اس سائڈ پہ آپ جانا شروع ہوئے نا، جس وقت پیدل کبھی اب گاڑی، بہت سارے اس طرح کے بندے ملیں گے۔ جی جی یہ دیکھیں جی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو میرے وطن عزیز کا دفاع کر رہی ہے۔ الحمدللہ جی الحمدللہ، ہم کیا چیز ہیں یا وہ کر رہے ہیں اور گراؤنڈ پر۔ پاکستان ہے تو بالکل خان ہے، بالکل اگر اللہ نہ کرے کل پاکستان نہ رہ گیا تو خان کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے دیکھیں جی، جس کو اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے۔ الحمدللہ۔ اب ظاہری بات ہے، اتنا آپ دیکھیں خان صاحب، یہ دیکھیں کہ اس وقت ہر محاذ ہمارے اگینسٹ کھلا ہوا ہے، اور الحمدللہ کہ اس کے باوجود بھی ٹھیک ہے، ہمارے کچھ تھوڑے سے اکانومی کرائسس چل رہے ہیں، وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں اتنی چیزوں کے بعد، وہ میں اگلے دن ایک لائیو پہ بات کر رہا تھا، تو ادھر کوئی بیٹھے ہوئے تھے بندے، سکھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، میں ہمیں نہ بتاؤ یار، ہم تو وہ قوم ہے کہ 10 سال دھماکے ہو رہے تھے پاکستان میں، اور ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب ہم جس دن دھماکہ نہیں تھا نہ ہوتے تو پوچھتے تھے گھر والوں سے آج کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔
یعنی لیکن کہ بھائیجان یہ جو آپ نے کرائسس کی بات کی ہے نا، اکانومی کرائسس کی بات، جی جی میں آج آپ کو ایک لکھ کر یہ بات دینے کے لیے تیار ہوں کہ جی اس اکانومیکل کرائسس کے جو آج ذمہ داری ہے وہ پوری 100% قادیانیوں پہ اور یا قادیانی نواز گروپوں کے اوپر ہے، جو قادیانیوں کے سپورٹر ہیں، اس طرح کے لوگوں پر ہے۔ اگر بالکل کوئی سچا مسلمان پاکستان پر بیٹھ گیا، خدا کی چلے وہ قسم، ایک ڈفرینٹ اللہ پاک نے جتنے خزانے پاکستان کو عطا کیے ہیں نا، بے شک بہت کم ملکوں کو یہ خزانے ملتے ہیں۔ سر، یہ آپ کا صرف چکوال ہی جونس ہے نا، بس چھوڑ دیں باتیں چکوال میں، جو آپ کی کوئلے کی اور آگے پیچھے یہ جو راجہ برادرز کی مائنز ہیں اور ساری بڑا بہت کچھ ہے چکوال میں ہی، میں بتا رہا ہوں سر، باقی کا نہیں کہہ رہا، اونلی ان چکوال۔ ابھی چکوال میں انہوں نے وہ کچھ جگہوں پہ کیا، لیکن ابھی وہ اس کو پراپرلی سارا کریں نا تو بہت کچھ نکلتا ہے سر وہاں سے۔ یہ جو ایران کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کے بارڈر کے ساتھ سے آئل نکل رہا ہے، سارا کچھ نکل رہا ہے، تو پاکستان میں نہیں ہوگا؟ سر جی، چکوال کا ایریا آپ کہہ رہے ہیں، چکوال کا ایریا، بلوچستان کا ایریا اور جو تھر کا ایریا ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنے خزانوں کی بھرمار رکھی ہوئی ہے۔ سر میں وہی خان صاحب کہتا ہوں کہ میرے اللہ کا احسان دیکھیں، 20-25 سال سے اوپر ہو گیا ٹائم، کہ جب ہم لوگ ادھر اوورسیز میں کسی کو بتاتے ہیں نا کہ یعنی کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوا ہے کیونکہ کنٹری نے، اب دیکھیں 25-30 سال تو میرے خیال سے ہو گئے پاکستان میں انڈر گراؤنڈ گیس آ رہی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم مارکل، میں ایک یوٹیوب چینل دیکھ رہا تھا، تو اس بندے نے جناب خود گیا وہاں پہ، جی اور جی اس بندے نے کہ دیکھا کہ یار یہ دیکھو کہ وہاں سے خود بخود جناب گیس باہر ابھر رہی جی جی ہیں، بہت ساری ویڈیو ہیں، بہت ساری ویڈیو، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اولیاء کرام کی دھرتی ہے جی۔ جو پہلے ہوا تھا نا، انہوں نے نکالنے کی کوشش کی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نکل سکتا، تو یہ جو مافیا ہے، جی اب جی میں آپ امریکہ کی بات بتاتا ہوں، امریکہ میں کتنا زیادہ آئل ہے، ٹھیک ہے، وہاں کا بھی جو مافیا ہے وہ یہ آئل نہیں نکالنے دے رہا۔ جی، بس وہی ہے نا، وہ خان صاحب نے بات کی ہے نا کہ یہ ساری قادیانی کا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی بتاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا ان کو بھی کتنے سال ہو گئے ہیں، لگے ہوئے ہیں نا آج تک، ٹھیک ہے ہمیں اکانومی وائز کر لیا انہوں نے، کچھ کرائسس آئے، لیکن ہم وہ قوم ہے الحمدللہ کہ اب تھوڑا آ کے وہ دکھ ہوتا ہے دیکھ کے لوگ اپنی اس میں یاشی میں لگ گئے ہیں، وہ بھی دین کی کمی ہے اور علم کی وہ کمی ہوگی، یعنی کہ پہلے اگر آپ دیکھیں، اب ہم اپنے دادے پردادوں تک جائیں تو الحمدللہ ایک گلی میں اگر کچھ گھر ہوتے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھوکا نہیں تھا سوتا، ٹھیک ہے، اب ہر بندے کو، وہ اگلے دن بھی بات ہو رہی تھی، ہر بندہ وہ اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور میں تو ہر جگہ پہ ہر قسم کی ڈیبیٹ کرتا ہوں معاشرے کی بہتری کے لیے، ٹھیک ہے، قادیانیوں پہ بھی ہوتی ہے سارا کچھ ڈیبیٹ ہوتی ہے، پاکستان پہ بھی ہوتی ہے سارا، لیکن ہر بندے کا فرض بنتا ہے کہ وہ آج کل لوگ بیٹھ کے تو یہ جناب پتلو کو اور اس کو یوسف کو اور کچھ جناب بیٹھے ہوئے ہیں مانگنے گفٹنگ کر رہے ہیں، جی ہم مدد کریں گے لوگوں کی مدد کو، بھائی اپنی ماں کے ہاتھ میں دو نا، اوورسیز سے بیٹھ کے اس سے اچھا اپنی ماں کے ہاتھ سے صدقہ جاریہ کرواؤ۔ بھائی جان میں ایک بات کہوں گا، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پڑھوں گا ایک، جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا کہ آج سے اگر 20-30-40 سال یا 50 سال پیچھے جائیں تو ہمارے پڑوس میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا تھا، نہ ہی جو نا کوئی دکھ تکلیف میں ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے اندر انسانیت تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہر امت کے اندر کسی نہ کسی چیز کو ایک فتنے کے طور پر ڈال دیا گیا ہے، جی اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جب میری امت مال کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے گی تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بالکل، یہ موجود ہے، ان کا فرمان موجود ہے سرکار کا، 100% فرمان ہے بھائی جان۔ جی جی، یہ میں بہت پہلے سنا اور میں اکثر اس بات کا ذکر کرتا ہوتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا اتنا ڈر نہیں جتنا مال کے پیچھے دوڑے گی، تو آج دیکھ لیں آپ، آج دیکھ لیں اگر پاکستان میں جتنی برائی، آج اگر وہاں پہ رشوت ہے تو کس کے لیے ہو رہی ہے؟ مال کے لیے۔ بالکل اگر ملاوٹ کی جا رہی ہے کس کے لیے ہو رہی ہے؟ مال کے لیے۔
अगर झूठी कस्में खाई जा रही हैं किसके लिए? माल के लिए। माल के लिए जो भी काम आप करें, अगर ठेकेदार कोई नाकस काम कर रहे हैं, किसके लिए? माल बनाने के लिए। हाँ सर, मेरे ये ख्याल सिर्फ से और सिर्फ पैसे। टॉपिक पे रहते हैं, मेरी रिकॉर्डिंग होती है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी ब्रॉड से ये फुटेजेस कहीं पे जाए, प्लीज। नहीं, जो बातें करते हैं शायद भाई वो भी तो माल के लिए ही बाहर निकले हैं ना, और पाकिस्तान में रहे हैं, क्या मसला इनका? नहीं, पता क्या, फिर ये लगाते हैं, मेरी वीडियोस लगाते हैं कि ये देखो। जो जवाब देने के लिए चले, ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन ये मैं इसी बात पे आने लगा था कि जो आगे हमें सुनाते हैं ना कि जनाब ये है तो वो है, माशरे में ये होता है, वो हर माशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तुम लोग क्या लेने गए हो भाई? जर्मनी क्या करने के आओ ना, पाकिस्तान आके अपनी तबलीगें भी करो और अपनी नमाजें भी पढ़ो, जो करना है करो। तुम लोग को किसी ने मना किया? आओ अकलियत में रह के जो मर्जी करो, सब रह रहे हैं। इतने मुनाफिक ये बंदे हैं ना, ये पाकिस्तान को अपनी इनकी फेसबुक की आईडियों पे जाके देखें, अपने लोग इनके जो इर्द गिर्द के रहने वाले हैं ना पाकिस्तान में, खुद तो ये बैठे हैं ना हरामी सारे बाहर, तो जो पाकिस्तान में बंदे हैं ना उनको दिखाने के लिए अपनी फेसबुक पे जनाब पाक आर्मी का लगाया होगा इन्होंने, ठीक है, तो नेशनल डे पे कर रहे हैं बगैर। तो इधर बैठ के क्या बोल रहे होते हो मुनाफको? सही कहते हैं डॉक्टर साहब, इनसे बड़ा मुनाफिक ही कोई नहीं होना, मैंने नहीं देखे इतने बड़े मुनाफिक। तो ये काफर हैं भाईजान, काफर हैं, मुशरिक हैं ये लोग। और सर वो भी काफिर भी जो उनसे है ना, वो अपनी धरती के लिए बड़े सिंसियर हैं और बड़े वो दर्द रखने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इधर एक बंदा मिला तो उसके सामने बात कर दी ना, मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगा, उसने कहा भाई जो मर्जी कर लो लेकिन मेरी कंट्री को ना बोलो कुछ भी, ठीक है। ये बगैरत इधर आके एक गलत इमेज देते हैं दूसरों की बराडों पे जाके, जिस तरह वो बगैरत बोल रहा था उधर, ये मीर सलीम वट एवर ही इज माइंड रोस्टर के जनाब, पाकिस्तान में तो ये इस तरह करते हैं तो उस तरह करते हैं, खोती के बच्चे तो भाईजान ये वल्दुल जना की पैदावारें हैं। इनका जो मिर्जा कादियानी था वो भी एक वल्दुल जना था, उसके बाप का ही कोई पता नहीं था भाईजान। उल्लू के पट्ठो समझिए 2.2। जी मैं एक बात करूंगा कि देखें, अगर किसी मुसलमान ने साइलम किसी भी कंट्री में अप्लाई किया ना, तो मैक्सिमम ये कर सकता है कि जनाब मुझे पाकिस्तान में फलां फैमिली से हसरा है, मेरा उनसे फड्डा चल रहा है, मैं जनाब पाकिस्तान में सेफ नहीं हूँ, तो इसलिए साइलम अप्लाई किया। लेकिन मर्ज़ई बगैरत का बच्चा, ठीक है, हर एक मर्ज़ई पाकिस्तान पे भौंकेगा और फिर साइलम लेगा। और अब ये इनके वीज़े जो है क्यों इतने मुश्किल से इनको मिल रहे हैं, क्यों कि ये इस कंट्री में लेते हैं ना साइलम, पाकिस्तान को बुरा भला कह के, पाकिस्तान में हमें इतना जुल्म किया जा रहा है, ये क्या, तो वो देखते हैं इस बंदे को जनाब हमने कमाने के लिए पैसा दे दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए, इनका सारा पैसा पाकिस्तान में जा रहा है। जब इनको वीज़ा मिलता है तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो सबसे पहले जो ट्रैवल होती है वो भी पाकिस्तान में होती है। शाहिद साहब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, बिस्मिल्लाह। मैं ज़ियाउल हक के बारे में पढ़ता हूँ, ये देखें क्या लिखा हुआ है जनरल ज़िया के बारे में। लिखा है कि मोहम्मद ज़ियाउल हक, general in Pakistan Army, was born in Punjab Arai family in Jalandhar, Punjab province of British India on 12th August 1924 as the second child of Muhammad Akbar, who worked in the administrative corps of the Army GHQ of India Command of British Armed Forces in Delhi and Simla prior to the independence of India from British colonial rule in 1947. He seems to have attended the Qadiani Ahmadi Jalsa Salana in December of 1941 and got into the Bayat of Khalifa. As General Ziaul Haq hai. This seems to have expedited his chances of gaining employment in the British military. 1942, Zia's wife was also an Ahmadi. Her father was most likely Dr. Lal Deen. Most of her personal relations and doctors were also Ahmadi Qadiani. आगे सुने जी,
یہ ضیاء کی ڈاکٹر صاحب جنرل ضیاء ضیاء الحق جی وہی تاریخ ہے. میں ضیاء کی والدہ جو ہے وہ ہندو کی بیٹی تھی. نہیں بی بی لال دین شاید مسلمان ہو گیا وہ ہندو سے. لال دین نام تھا اس کی بیوی کے باپ کا. ہو سکتا ہے مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. He completed his initial education in Shimla and attended St. Stephen College of University of Delhi for his BA degree in history, from which he graduated with distinction in 1943. He was admitted to the Royal Indian Military Academy at Dehradun, and commission was expedited because of him being Qadiani. ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ. ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ. ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ سے شامل ہو جائے گا. کیونکہ میں نے گوگل کر لیں, آپ بھی گوگل کریں, میں آپ کو بتاؤں. آپ لکھیں جنرل ضیاء الحق, یہ احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ والے نے لکھا ہوا ہے. ضیاء صاحب نے لکھا ہوا ہے. اچھا دوسرے وہ جو اپنے کیا نام ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے جو امریکہ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں نہیں انہوں نے ریفرنس دے کے لکھا ہوا ہے. جی What should I write on the Google? کیا ہے اس کا ریفرنس؟ ضیاء الحق, جنرل ضیاء الحق. وہ تو ٹھیک ہے نا, آگے کچھ لکھا ہے. قادیانی احمدی لکھیں, جنرل ضیاء الحق قادیانی احمدی. اوکے ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. ہاں اور دیکھیں کہ اردو میں بھی انہوں نے ثبوت لگائے ہوئے ہیں جی. انہوں نے الفضل اخبار لگایا ہوا ہے جہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی باریک ہے لیکن اردو میں لکھا ہے. ایک تصویر لگائی ہوئی ہے. بابو منشی اور نمبردار کے لقب سے مشہور یہ شخص محمد اکبر علی سکنہ جلندر پاکستان کے سابق صدر ضیاء کا والد ہے اور اس کا تعلق قادیانی جماعت سے تھا. اس کی فوٹو لگی ہوئی ہے, ساتھ گروپ فوٹو بھی لگی ہوئی ہے قادیانیوں کے ساتھ, قادیانی خلیفہ کے ساتھ اس کی فوٹو لگی ہوئی ہے. آگے دیکھیں, یہ تصویر 6 مارچ 1932 ٹال کٹورا پاک دہلی کی ہے. اس تصویر میں زرد دائرے میں پاکستان کے سابق قادیانی صدر کا والد اکبر علی ہے خلیفے کے ساتھ. گلابی دائرے میں منشی برکت علی خان جو ممکنہ طور پر عمران خان کے مرزائی کزن شاہد جاوید برکی کا تایا ہے. جو میں کسی اور عمران خان کا نام لے رہے ہیں شاہد صاحب. شاہد صاحب نے میں سمجھا دیتا اس دن. ہاں سمجھا دو, پتہ لگ گیا انہوں. جو شملہ ڈاکٹر صاحب سمجھ آ گئے انہوں نے بھی. یہ برکی فیملی جڑی پشاور سے بیٹھی ہے, مجرواڑا جڑا ہے. شاید بھائی رکھی آ جاوے ٹنگن. شاہد صاحب ستے ہوئے نے, شاہد صاحب ستے ہوئے نے. اچھا پھر ٹھیک ہے. جو شملہ میں مرزائی مرکز کا اہم رکن تھا جاوید برکی. خان خاندان کے بزرگ افراد اور ضیاء الحق کے خاندان کے آپس میں ہم مذہب اور ہم شہری ہونے کی وجہ سے گہرے تعلقات تھے, مگر اس بات کو دونوں نے عوام سے چھپا کر رکھا. نیلے دائرے میں مرزا بشیر الدین ہے. میری اطلاع کے مطابق اس گروپ فوٹو میں ضیاء اور اس کا بھائی بھی بچوں میں شامل ہیں. الفضل 20 مارچ 1932 کے مطابق منشی برکت علی کو قادیانی جماعت کی طرف سے الوداعی پارٹی دی گئی جس میں ضیاء کے والد بابو اکبر علی نے خطاب کیا. لو جی نال ثبوت بھی لگے ہوئے نے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں یار تم کہتے ہو کہ ضیاء الحق قادیانی تھا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ والا نہیں مل رہا. نہیں میں آپ کو ویب کا ایڈریس بتاتا ہوں. لکھیں احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ. اوکے احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ, اور اس میں لکھیں آپ ڈیڈ جنرل محمد ضیاء الحق جوائن احمدیہ ان 1940s. آپ یہی لائن لکھیں گوگل پر, ڈیڈ جنرل محمد ضیاء الحق. میں نے لکھا ہے میں نے صرف لکھا ہے جنرل ضیاء الحق قادیانی, صرف ورڈ لکھا ہے ساتھ. پہلی ویب سائٹ یا احمدیہ فیکٹس آ جاتی ہے. ہاں وہ کھول لیں آپ, کھول لیں پہلی ویب سائٹ ہی ہے. ہاں وہ کھولیں اس میں نیچے جائیں, تصویریں لگی ہیں, الفضل اخبار ہے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, سوری میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں. تو یہ تو قادیانی تو کہتے ہیں ضیاء الحق کو ہمیں بددعا دے کے مارا. کتے ہو تسی اپنا بندہ ہی مار دیتا ہے. انہوں نے اپنے بندے مارتے رہندے نے, ایڈے لانتی نے اپنے بندے تے کھٹا کھٹ مار دے نے. او مرزا طاہر جڑا ہے کتے دا بچہ ایویں پونک کے کردا او میری بددعا نال مریا. انہوں نے دسیا سی جی
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ हाँ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ कादियानी ਬੰਦੇ अच्छा ਨੂੰ- बिल्कुल बिल्कुल मिल गया डॉक्टर साहब, मिल गया वो जिसके ऊपर रेड सर्कल हुआ हुआ है, येलो सर्कल हुआ हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल जी, देखिए मैं अपनी तरफ से थोड़ी पढ़ रहा था। नहीं ये तो बहुत अच्छा है जी डॉक्टर साहब, बहुत वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। नहीं एक्साइटेड। कादियानियों ने तो लाहौर में अपने 70 बंदे मार के किसी और पर इल्जाम दिया, रब्बा में वो जहन्नमी मकबरे के सामने मारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सर ये अपनी माँ को बेच देते हैं, प्राइस इज राइट, तो ये उसको भी वो कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, कादियानियों की बदवा से कादियानी ही मर सकता है, मुसलमान नहीं मरता। एक फिक्रा मैं भी बोल सकता हूँ? हाँ जी जी जरूर। जी 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 हजरत, मैं किसी की फेवर में नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, हाँ नहीं नहीं लेकिन बात इसलिए कर रहा हूँ कि शाहिद भाई ने पहले बात की थी इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान अगर तौबा तायब हो गया तो हम फिर भी उसको मुसलमान कादियानी कहेंगे। तो जनाब मेरा सवाल यहाँ पे यही है, हालांकि मैं ज़िया की फेवर में भी नहीं हूँ, इमरान की फेवर में भी नहीं हूँ, तो सवाल मेरा ये है कि क्या ज़ियाउल हक ने अगर तौबा कर ली हो, अगर वो पीछे हट गया हो कादियानियत से, तो फिर क्या हमें उसको कादियानी कहना चाहिए? नहीं नहीं वो तो कहता था मैं मुसलमान हूँ। नहीं हुए बात कर रहा हूँ। नहीं आपकी बात का जवाब ये है डॉक्टर कि साहब इसका मैं जवाब दूं? हाँ हाँ बिल्कुल दें जी आप। जी आफ्ताब भाई, बात पता क्या होती है, जब आप एक नॉर्मल इंसान है ना तो उसके काम बताते हैं, ठीक है, और जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, ठीक है, मैं फिर अब ये कोट करूँगा कि जनरल ज़िया ने वो जो फ़लस्तीन का खून बहाया वो किस ज़िम्रे में बहाया? जी अब बात करें डॉक्टर साहब। नहीं बात इनकी बात का तो ये जवाब है कि भाई अगर कोई कादियानी मुझे आकर कहे कि अब मैं कादियानी नहीं हूँ तो मैं मान लूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ। यही हुकूमतें भी करती हैं, लेकिन इसके जो अमल है ना, देखिए कादियानियों ने कुछ कह के ही भुट्टो से, देखिए अक्सरियत कादियानियों की जो आला ओहदे पर पहुंचती है ना, आपको एक बात अगर आप जान लें ना कि पाकिस्तान का आम शहरी बहुत सख्त किस्म का मुसलमान है, ये इस्लामी दुनिया में बड़ी बात मानी जाती है। बल्कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की 1 लाख आर्मी को इस कॉन्वेंट पर रखा हुआ था, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि सऊदी हुक्मरान कहते थे कि अगर कोई इस्लाम के लिए जान दे सकता है तो पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान का आम शहरी बड़ा सख्त किस्म का मुसलमान है और इस्लाम के हर अकीदे पर रासिख है। हाँ ये क्या हो गया डॉक्टर साहब, एक आपकी बात की यहाँ पे भी तस्दीक हो गई जब ये लोग आप ये बताते थे कि ज़ियाउल हक को भुट्टो इन्होंने कादियानियों ने लगवाया। हाँ जी भाई अपना माइक बंद कर लें। यार एक मिनट आफ्ताब साहब अपना, अच्छा जब आप ये बताते थे कि भुट्टो ने ज़ियाउल हक को 3-4 सीनियर अफसरों को प्रोसीड करके 6 को सुपरसीड कर दिया, सुपरसीड करके और इसको लगवाया था, तो लोग मस्खरा करते थे कि हाँ। ज़ियाउल हक को कैसे लगवाया गया, और आपने बताया था कि ये मिर्जा नासिर की रिकमेंडेशन पे लगा था। बिल्कुल ऐसे आपने कहा था। तो ये आज ये बात कंफर्म हो गई है कि ये बिल्कुल सही बात थी जो आप कहते थे कि इन्होंने मिर्जा नासिर से सुपरसीड करा के और इसको लगवाया था, क्योंकि ये उनका माती था, और आज ये प्रूफ हो गया। नहीं नहीं ये तो तौबा कर ली, इसमें अल्लाह ताला किसी को किसी वक्त भी तौफीक दे सकता है तौबा करने बिल्कुल, की, हम ये नहीं बिल्कुल। कहते, क्योंकि ज़ियाउल हक साहब को मैं सर एक दफा मिला भी हूँ। अच्छा हमसे तो नहीं हाँ मिलना जी, हुआ। मैंने जोर की नमाज उसके पीछे पढ़ी थी। बिल्कुल मैं अच्छा। सही कह रहा हूँ जी। अच्छा तो बात ये है कि ज़ियाउल हक जो है उसकी बीवी भी पक्की कादियानी थी, और ये लोग जब हाई ओहदे पर जाते हैं तो पाकिस्तान में ये नामुमकिन है कि आप पाकिस्तान के सिपा सलार हों और आपका कादियानी ताल्लुक नजर आए। इसको छुपा दिया जाता है, पूरे गूगल से साफ कर देते हैं। मैं कहता हूँ आप भी अपनी हिस्ट्री साफ करवा सकते हैं, $15 दें तो गूगल आपकी हिस्ट्री साफ कर देगा। आप जानते हैं ना ये बात। तो बात ये है कि ये सब कुछ साफ करवा दिया जाता है। आपको बाजवा की बीवी आयशा जो है
उसके बाप एजाज अमजद के बारे में एक हरफ नहीं मिलेगा गूगल पर, उन्होंने साफ करवा रखा है, बिल्कुल क्लीन चिट करवा रखी है गूगल से उन्होंने। तो बात ये है कि मैं आपको गलत नहीं कहता था कि ये शख्स कादियानियों की रीजन देखें, इसने तो बैत की हुई थी, ये मुझे इल्म नहीं था कि ये एक जमाने में पक्का कादियानी था और इसको फौज में कमीशन भी कादियानी होने की वजह। अब देखें कादियानी सबसे ज्यादा गालियां ज़ियाउल हक को देते उन्होंने बाबर भट्ट सगीर साहब की शर्फ में शायद शामिल हो गया एक वक्त में, उसे पता लग गया या कुछ भी हुआ, लेकिन उसकी जो एक हमदर्दी और इनका जो एतबार था ज़ियाउल हक पर उसको चीफ ऑफ स्टाफ बनाने के लिए, उससे पता लगता है कि वो उसने अपना कनेक्शन कभी मुकम्मल तौर पर कादियानियत से तोड़ा नहीं था। लेकिन एक बात हम बड़ा पक्का जानते हैं कि ज़ियाउल हक को जब अमेरिका के सदर ने कहा ना कि ये रहे तुम्हारे एटॉमिक प्लान्स जो हैं, जो भी तुम करते फिरते हो, तो उस पर वो बहुत भड़क गया था। मैंने आपको बताया ना स्किज़ोफ्रेनिक था वो, एक तरफ से उसका एक अजीब सा ताल्लुक था इस्लाम के साथ, और दूसरी तरफ से आप यही समझें कि सगीर चौधरी साहब या बाबर भट्ट साहब जैसे लोग तो मुकम्मल तौर पर कादियानियत से निकल आए। अब AK शेख साहब जो हैं वो भी निकल आए, लेकिन वो कभी कभी उनका एक जो अंडरलाइन कनेक्शन है ना वो आपको नजर आता है। तो ज़ियाउल हक को कादियानियों ने अप्रोच किया होगा और कहा होगा कि सानू माफ़ी दे दे, असी तेरे पैर चुमने आ, तो कुछ कर भुट्टो दा। अब समझ आती है कि ज़ियाउल हक ने भुट्टो को क्यों फांसी दिलवाई झूठ बोल के। आप उसकी बैकग्राउंड ज़ियाउल हक की देखें तो सब बातें साफ हो जाती हैं। जी जी आप सही फरमा रहे हैं। मैं आपकी बातों से इख्तलाफ नहीं कर रहा। मैंने पहले भी बताया कि वो मेरा कोई फुफी का पुत्र तो है नहीं, ना ज़ियाद ना इमरान। मैं तो हर कादियानी पे, हर काफर पे मैं लानत भेजता हूँ। नहीं वो ठीक है आपकी बात जी, लेकिन मैं सिर्फ दुख इस बात का है कि शाहिद भाई ने ज़िया के बारे में तो बात की कि ज़िया ने फ़लस्तीनियों को मारा, लेकिन शाहिद भाई ने इमरान के बारे में बात नहीं की कि जो अभी बाबा जी की जिंदगी में जो मुसलमानों पे जुल्म हुए, जो शहीद किए गए। आफ्ताब साहब मैं एक गल दसा, मेरा वालिद साहब जेड़े है ऐसे पीपल पार्टी के चेयरमैन सन अपने शहर दे। जो चाचा भुट्टो आया, मैं उस वक्त छोटा जिहा सा, नीले रंग की पैंट शर्ट पा के धारीदार पा के आया सी। लेकिन जो मैं प्राइमरी स्कूल ते सा मैं भी नारा मारदा सा, 9 सितारे भाई भाई भुट्टो तेरी शामत आई। लेकिन कवर जेड़ा है मैं बुक दे उत्ते छोटी बुकां होंदियां सन रफ कापियां, उन्हें उहदे तस्वीर भुट्टो दी लाई हुई है, लेकिन नारा मैं भी यही मारदा सा, 9 सितारे भाई भाई भुट्टो तेरी शामत आई। ते मैनू चोनी मिलदी सी उस नारे ते ये गल नहीं होंदी सर जिहड़ी हकीकत है वो हकीकत है। लेकिन नहीं मुझे ज़ियाउल हक के बारे में इतना नहीं पता था, यहाँ तो पता था, सबूत लगे हुए हैं जी अखबारों में और तस्वीरें लगाई हुई हैं उन्होंने। बशीर साहब ये लिंक मुझे जरूर भेजना, मुझसे नहीं कर रहा, मैं गूगल पे कर रहा हूँ। ये मैंने देखे हैं सारे ना, उसमें बिल्कुल उसमें पुरानी अखबारों के फोटोज लगे हुए हैं, साथ में सबूत सारे प्रॉपर दिए हुए हैं उन्होंने। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ पर्सनल, अगर आप प्लीज इस पे एक वीडियो बना के लगा दें तो बहुत मतलब क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जितने हम मुसलमान ज़िया को गाली नहीं देते जितने ये कादियानी उसको बिठा के गालियाँ देते, क्योंकि उसने 295 और 98C का जो फैसला किया था वो यहाँ अमेरिका से जाने के बाद, उस पे उसको वो बहुत बहुतान के वो जो हमारे जो उस वक्त का खलीफा था ये खाना ताहिर, इसका जो है अलहाम पूरा हो गया था। ये देखो होते कादियानी ते सगीर चौधरी नु भी गालां दे देने देते हैं कि नहीं। मैं कहता हूँ जितनी बदतमीजी वो बाबर भट्ट साहब से सगीर चौधरी साहब से करते हैं शायद ही किसी से करते हो। जी बिल्कुल ठीक है। वो तो कादियानी थे, उनका तो खानदान आज तक कादियानी है, तो हो सकता है कि ज़ियाउल हक की भी ऐसी कुछ सूरत हाल हो, लेकिन उसका जो किरदार है वो कहता है कि कुछ ना कुछ लिंक अंदर बाकी था। हाँ तो इस पर बनाएंगे इंशाल्लाह, वीडियो बनाकर लगा देंगे ताकि यही तस्वीरें जो है ना। नहीं बिल्कुल ये बहुत अच्छे सर। मैं देखो कितनी उम्र हो गई है, बुढ़ा आदमी, मैनू आज तक नहीं पता लग गया। मैं पहले बहुत फैंस है इधर ज्यादा, लेकिन जो मैंने एक सारी कहानी का पता लग गया, मतलब आई बैक अप। मैं ये नहीं गाना कटदा सा उन्होंने, लेकिन बैकअप कर गया। लेकिन नहीं ज़िया जो है ना
ये बड़ा डॉजी किस्म का करैक्टर था। और देखें, मुझे बशीर शाह साहब को मुझसे बहुत ज़्यादा पता है, मुझे इतना नहीं पता था कि ये वाकई में कादियानी जमात में शामिल था, इसने खलीफे की बैत की थी। इसकी तस्वीर लगी हुई है, ये बचपन की, आप देख लें, ज़ियाउल हक से शक्ल मिलती है, इनलार्ज करके देखें। और ये जो तस्वीर ली गई है, ये कादियानियों की कलेक्शन में से तस्वीर